तरह से जो ये पूरा एक्शन है अपने सेकेंड फेज में पहुंच चुका है। पहली शुरुआत 23 तारीख को हुई थी जब घोषणाएं की गई थी, पाकिस्तान के खिलाफ कई सारे सैंक्शंस लगाए गए थे। आज दूसरी बैठक होने जा रही है तो उसमें माना जा सकता है कि अब ये जो एक्शन है दूसरे फेज में पहुंचने जा रहा है। जैसा देवेंद्र ने बताया कि कल की मीटिंग बहुत अहम थी, खुली छूट दी गई है। देवेंद्र, जब हम बात करते हैं खुली छूट देने की तो पॉलिटिकली लीडर्स यानी पॉलिटिकल सेटअप से या सिस्टम से जब ये कहा जाता है तो उसके मायने क्या निकलते हैं? भविष्य में अगर देखा जाए तो हम क्या सोच सकते हैं कि आगे किस तरह के एक्शन हो सकते हैं? और देखिए अभी इसका इस लिहाज से मतलब है, जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर डेमोक्रेसी है और सिविलियन गवर्नमेंट टॉप पे जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट है, मिलिट्री रूल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में मिलिट्री तो अपने हिसाब से, अपनी तैयारी के हिसाब से अपने दुश्मनों को अपने नज़रिए से देखती है और उसी तरह के ट्रेंड लोग होते हैं, उसी तरीके से हैंडल करना चाहते हैं चीज़ों को। लेकिन जो सिविलियन गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स का विचार करती है और बहुत सारे फैक्टर्स में एक फैक्टर ये भी होता है कि अगर आप कोई दूसरे देश के साथ किसी मामले में उलझ रहे हैं तो वहाँ पर फिर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ कैसी हैं, जो ग्लोबल सिनेरियो है उसमें से जो मजबूत देश हैं वो आपके साथ कितने खड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी आपकी बात को कितना ज़्यादा समझ रही है, इन सारे पहलुओं पर विचार करना होता है। तो ऐसे में अगर सिविल गवर्नमेंट के प्रमुख के द्वारा फौज को ये कहा जा रहा है कि खुली छूट है, इसका मतलब इन सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद इस खुली छूट का निर्देश दिया गया है और वो समझा जा सकता है कि एकदम से ये एक हाई पॉइंट है कि कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं, दुनिया आपके साथ खड़ी है। आतंकवाद के मसले पे, आतंकवादियों को नाबूद करना, इस मसले पे, इस संकल्प के साथ दुनिया आपके साथ खड़ी है। और जो अगर कोई आपके साथ खड़ा ना हो या उसका अंदेशा हो तो उसकी आप परवाह नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है फ़ौज के लिए, जब फ़ौज को ये कमांड मिल जाए कि आपकी सिविलियन गवर्नमेंट ने इस बात को कह दिया है कि आप अपनी तैयारी के हिसाब से, अपनी रणनीति के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टारगेट का चयन कीजिए और हिट कीजिए। अमित जी देवेंद्र, 23 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसके बाद सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया गया, पाकिस्तानी वीजास को रद्द कर दिया गया। आज भी सीसीएस की मीटिंग होने जा रही है। क्या इसी तरह के कुछ अहम बड़े फैसले आ सकते, ये उम्मीद कर सकता है देश? देखिए इसमें सीसीएस की बैठक में जैसा कि मैंने पहले आपको कहा अमित कि जो मौजूदा हालात हैं इन सब पे विचार होगा और अगर कुछ किया जाना है तो उसमें मुहर इसी बैठक में लगनी है। लेकिन उसमें कोई सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या कोई इस तरह की चीज़ है जो कि बैठक के ठीक बाद इसका ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि आमतौर पर सीसीएस ने जो कुछ भी फैसला किया जाता है अमूमन इसको गोपनीय रखा जाता है तब तक जब तक उसे बताना ज़रूरी ना हो। जैसे पिछली बार की बैठक में इंडस वाटर ट्रीटी को एवियंस पे डाला गया था, यानी कि होल्ड पर रखा गया था, वो एक महत्वपूर्ण फैसला था। उस तरह की कोई चीज़ अगर हुई तो निश्चित तौर पे उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं और कल की बैठक में जो कुछ हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस के सदस्यों के साथ भी उससे बातचीत करेंगे। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर का रोल बहुत अहम रहेगा सीसीएस की इस बैठक में, जो ये बताएंगे कि मौजूदा परिस्थितियों में एकदम से कोई ताज़ा अपडेट हो वैश्विक सिनेरियो को लेके, खासतौर पर चाइना का रुख क्या रहने वाला है, रशिया, अमेरिका, इन तीनों ही देश जो कि प्रमुख देश हैं, इन तीनों के हिसाब से भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रीफ कर सकते हैं पीएम को। जी अमित जी अच्छा देवेंद्र, क्या सीसीएस की मीटिंग शुरू हो चुकी है, क्या होने वाली है? देखिए निश्चित तौर पे 11 बज चुके हैं और ऑलरेडी सीसीएस की बैठक चल रही है और सीसीएस की बैठक के बाद सीसीपीए, इकोनॉमिक अफेयर्स और फिर कैबिनेट की बैठक, तो उसमें ऑर्डर कभी आगे पीछे हो जाता है तो एकदम से ऑर्डर नहीं बताया जा सकता कि अभी पहली बैठक कौन सी है, दूसरी बैठक कौन सी है। लेकिन कैबिनेट की बैठक नियत 11 समय पर शुरू हो चुकी है और जो सोर्सेस के द्वारा हमें जानकारी मिल रही है पहले सीसीएस की बैठक ही चल रही है। अमित बिल्कुल। अच्छा देवेंद्र, सीसीएस की मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी का तीनों सेनाध्यक्ष से मिलना और ठीक उससे पहले एक और मीटिंग हुई थी गृह मंत्रालय में जिसमें बीएसएफ, एसएसबी, एनएसजी और साथ ही सीआरपीएफ के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, टॉप वहाँ पर जो उनके लीडर्स हैं, उनकी मुलाकात होती है, बैठक होती है और उसके बाद आज सीसीएस की मीटिंग होती है। तो ना सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी और साथ ही साथ जो हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, ये दोनों का जो समन्वय आज जो निकल कर सामने आएगा वो भी बात रखी जाएगी सामने कि आगे क्या फैसले लेंगे इसके लिहाज से। जी हाँ बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैसे तो ये सामान्य प्रोटोकॉल होता है, लेकिन अभी का जो उनका प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से राउंड द क्लॉक हर मिनट टू मिनट अपडेट उनके पास पहुंच रहा होता है। और पिछले 2 दिन की ही बैठक देखें तो परसों रक्षा मंत्री का प्रधानमंत्री से मिलना,
रक्षा प्रधानमंत्री से मिलने जाने से पहले CDS और डिफेंस सेक्रेटरी के साथ बैठक, हालांकि वो राफेल को लेकर थी, लेकिन उसके बाद वो PM से मिलने गए थे। फिर कल की जो बैठक रही है, और कल की बैठक बेहद हाई प्रोफाइल, मतलब स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो उससे बड़ी बैठक नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, रक्षा मंत्री उसमें साथ, तीनों चीफ मौजूद, NSA मौजूद। तो जो कुछ भी स्ट्रेटजी, फोर्सेस, सिक्योरिटी को लेकर आपको ऑन टेबल होना चाहिए, वो सब कुछ आपके टेबल पर था। मौजूदा सिनेरियो में क्या कुछ किया जाना है, क्या कुछ किया जा सकता है। दूसरी तरफ होम मिनिस्ट्री में अगर देखें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो उनकी बड़ी बैठक हुई। तो एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच दिख रहा है। और आतंकवादियों के खिलाफ अमित, मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें भी पहले दिन से इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस, इन तीनों में बेहद सिनर्जी के साथ काम करना ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ग्राउंड लेवल पे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है, ग्राउंड लेवल पे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आता है, पैरामिलिट्री फोर्सेज उसे थोड़ा आगे बढ़ाती है, और आर्मी जब फुल एक्शन करना होता है तो वो आती है। तो इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, और निश्चित तौर पर आज की बैठक में उस सब पर भी चर्चा होगी। अमित, अच्छा, इस बीच जो पाकिस्तान की ओर से हम देख रहे हैं लगातार कई सारे बयान आ रहे हैं, उसमें खासतौर पे न्यूक्लियर बम को लेकर धमकी दी जा रही है। देखिए, इस तरह की चीज़ों को गीदड़ भभकी के अलावा किसी और रूप में भारत की सरकार के द्वारा, और जो हमारी फ़ौज है या फ़ौज के जो लोग हैं, वो इसको इससे अलग नहीं देखते, वो इसको इसी रूप में देखते हैं। और एक चीज़ ज़रूर अगर आप देखें तो 2014 के बाद ख़ास तौर पे, पहले भी ये चीज़ रही है, लेकिन ख़ास तौर पे 2014 के बाद पॉलिटिकली अगर आप देखें तो पॉलिटिकल हेड की तरफ से माइंडसेट में एक बड़ा बदलाव ये आया है कि ये नहीं सोचते कि अगर हमें कोई फैसला लेना है तो सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। ये फैसला इस आधार पे लेते हैं कि अगर हमारी ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है, देश के लोगों की ज़रूरत है, तो हमें इस फैसले को लेना है। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझें। जैसे पहले की सरकारों के सामने भी ये तो ऑप्शन था ना कि धारा 370 को आप खत्म कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको बता दिए जाते थे। अब ऐसा नहीं रहा। पहले की सरकारों के सामने भी ऑप्शन था कि आतंकवाद जैसी घटना हो तो आप सर्जिकल स्ट्राइक करें। इसके अलावा पाकिस्तान की उसमें टेरिटरी में घुसे, वहाँ पे आतंकवादियों के कैंप को तबाह करके आए। ये सारे ऑप्शन थे, लेकिन क्यों नहीं होता था? क्योंकि उसमें बहुत सारे इफ़ एंड बट बता दिए जाते थे कि ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सरकार उस तरह की फितरत वाली नहीं है। ये सरकार फैसले लेती है अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत से, अपनी रणनीति से, देश की ज़रूरत से, कि देश के हित में अगर कुछ करना है तो वो ये करते हैं। उसके बाद उसका परिणाम जो होगा उसको हैंडल करने के लिए ये तय करते हैं कि उस समय देखा जाएगा। जैसे धारा 370 जब हटाया गया अमित, तो ये अपने आप में कितना बड़ा फैसला है समझा जा सकता था। पहले किसी ने सोचा भी नहीं। इस बार भी आशंका तो थी ना कि बहुत कुछ खराब हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सरकार अपने हिसाब से ही फैसला लेगी, और जब फौज को खुली छूट दे दी गई तो आप समझा जा सकता है कि इससे ज़्यादा ओपन कुछ और नहीं हो सकता कि आपको एकदम से फ्री हैंड है।